प्यारे विद्यार्थियों, आपके सेकंड पेपर के बी सेक्शन का टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स का आज अंतिम ये लेक्चर, जिसका समापन हम सूडोमॉर्फिज्म या हिंदी में जिसको पूर्ण रूपता कहते हैं उससे हम आज इस बार करने वाले हैं। आपका जो ये सेक्शन था, सेक्शन बी सेकंड पेपर का, वो मुख्य रूप से खनिजों के भौतिक गुणधर्मों से संबंधित था। हमने इस सेक्शन बी में लगभग 12-13 के आसपास वीडियो हमने इसमें देखा। आज ये सेक्शन बी का अंतिम टॉपिक है, उसके बाद हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलेंगे, या इस एक सेक्शन के बाद हम अब जो फर्स्ट पेपर है या तो उसका एक नया सेक्शन जो है वो शुरू करेंगे। तो ये जो सेक्शन था आपका, इसमें खनिजों के भौतिक गुणधर्मों, सभी भौतिक गुणधर्मों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, जितने भी भौतिक गुणधर्म हैं जिनमें सबसे पहले हमने खनिज को परिभाषित किया कि खनिज होते क्या हैं, यानी ऐसे तत्व जो इनऑर्गेनिक हों, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हों और जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना हो और जिनमें एक निश्चित परमाणुविक व्यवस्था हो, उसको आपने खनिज कहा था। उसके बहुत सारे भौतिक गुणधर्मों की आपने बात की थी, चर्चा की थी, जिसमें उनका रासायनिक संरचना, उनके क्रिस्टल समुदाय, उनका वर्ण यानी कलर, उनकी वर्ण रेखा यानी स्ट्रिक, उनका हार्डनेस यानी कठोरता, जिसमें वो स्केल ऑफ हार्डनेस आपने देखा, लशर यानी उसकी चमक, फ्रैक्चर उसकी विभंग टूटना, विदलन यानी क्लीवेज, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह वगैरह, कितने सारे चीज़ों को आपने पढ़ा। उसके अलावा आपने आइसोमॉर्फिज्म की चर्चा की, आपने पॉलीमॉर्फिज्म की चर्चा की। आइसोमॉर्फिज्म में आपने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं जो एक समान रासायनिक संरचना वाले होते हैं, एक समान क्रिस्टल समुदाय के होते हैं, एक समान कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, उनके कैटायन और एनायन का साइज एक समान होता है। तो इस प्रकार के गुणों वाले जो खनिज हैं वे सारे के सारे आइसोमॉर्फिज्म वाले खनिज या सम आकृतिक वाले खनिज कहलाते हैं। इसके बाद आपने पॉलीमॉर्फिज्म को जानने का प्रयास किया, खनिजों के पॉलीमॉर्फिज्म गुण को, जिसमें आपने ये कहा कि कुछ खनिज ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी रासायनिक संरचना तो समान हो, लेकिन वे अलग अलग क्रिस्टलीय समुदायों या क्रिस्टलीय रूपों में मिलते हों। उनको आपने पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानने का प्रयास किया, जिसको कि आपने उदाहरण से समझा। जैसे कार्बन के बारे में आपने डायमंड और ग्रेफाइट का एग्जाम्पल लेके आपने समझा। उसी तरह से आपने कैल्साइट और एरोगनाइट का एग्जाम्पल लेके आपने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से कैल्साइट और एरोगनाइट का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन उनकी जो क्रिस्टलीय रूप है उनके वो अलग होते हैं। कैल्साइट जो है वो षटकोणीय समुदाय का होता है, लेकिन जो एरोगनाइट है वो विषम अक्षीय समुदाय का होता है। तो उसी प्रकार आपका आज जो है थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे सूडोमॉर्फिज्म या कूट रूपता। आपने आइसोमॉर्फिज्म को समाकृतिकता कहा, पॉलीमॉर्फिज्म को आपने बहुरूपता कहा, इसमें द्विवर्णी, त्रिवर्णी, बहुवर्णी प्रकार के खनिजों की आपने चर्चा की। उसी तरह से सूडोमॉर्फिज्म या कूट रूपता, इसमें इसके लिए आप ये कह सकते हैं सूडोमॉर्फिज्म या कूट रूपता के लिए कि कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो आकृति और आकार में चेंज हुए बिना खनिज दूसरे खनिज में बदल जाता हो, यानी आकृति और आकार जो है
जो रूप है या जो आकृति है वो तो वैसी की वैसी रहे, लेकिन वो दूसरे खनिजों में बदल जाए तो उसको आप सूडोमॉर्फिज्म या कूट रूपता वाले खनिज आप उसको कहते हैं। अर्थात जब कोई खनिज बिना अपनी पूर्व आकृति बदले, जब कोई खनिज बिना अपनी कोई पूर्व आकृति या आकार बदले किसी अन्य खनिज में बदल जाता है तो ऐसे खनिज को कूट रूप खनिज तथा इस प्रोसेस को, इस घटना को कूट रूपिता यानी सूडोमॉर्फिज्म हम कहते हैं। यानी कोई भी खनिज बिना अपनी आकृति और आकार को बदले यदि किसी दूसरे खनिज के रूप में परिवर्तित हो जाए, और वो अब किस प्रकार से हो सकता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि बिना आकृति और आकार को बदले खनिज कैसे दूसरे खनिज में बदल सकता है, कौन से प्रोसेस ऐसे होंगे जिनसे वो बदलेगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो बिना आकृति और आकार बदले यदि खनिज दूसरे खनिज में बदल जाए तो उसको आप कूट रूपता या पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार में तो उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उदाहरण के लिए कैल्साइट का एरोगनाइट में प्रतिस्थापित होना, और दूसरे प्रकार में या तो नए तत्व जुड़ जाते हैं या पहले से बने हुए तत्व में से अलग हो जाते हैं। अर्थात इनमें रासायनिक परिवर्तन तो होता है परंतु आकृति नहीं बदलती। यानी रासायनिक परिवर्तन तो इसमें होगा लेकिन उससे उनकी आकृति नहीं बदलेगी। तो बिना आकार या आकृति बदले एक खनिज किसी दूसरे खनिज में यदि रूपांतरित हो जाए तो उसको आप सूडोमॉर्फिज्म या कूट रूपता कहते हैं। और ये जो सूडोमॉर्फिज्म का प्रोसेस है वो चार तरह से हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर मैंने ये चारों टर्म यहाँ लिखने का प्रयास किया है। इनक्रस्टेशन, इनक्रस्टेशन यानी किसी प्रकार की पपड़ी का जमना। दूसरा इनफिल्ट्रेशन यानी अंदर किसी चीज का फिल्टर होना, छनना, या हिंदी में इसको कहते हैं अंतःस्यंदन। दूसरा प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन या अंतःस्यंदन। तीसरा रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन, एक चीज को हटा के दूसरी चीज का स्थान लेना, वो होगा रिप्लेसमेंट। और चौथा अल्टरेशन यानी परिवर्तन होना, एक खनिज का दूसरे खनिज में परिवर्तन होना। पपड़ियों का जमना या इनफिल्ट्रेशन यानी अंतःस्यंदन का होना, रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन होना, और अल्टरेशन यानी परिवर्तन होना। जो इनक्रस्टेशन है उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि एक खनिज की पपड़ी दूसरे खनिज के क्रिस्टल पर जमने से एक अलग तरह के खनिज का निर्माण होता है। जैसे फ्लोराइड के ऊपर क्वार्ट्ज की पपड़ी का जमना, यानी जो फ्लोराइड खनिज है उसके ऊपर यदि क्वार्ट्ज खनिज की एक लेयर जम जाए, पपड़ी जम जाए, तो उसकी आकृति और आकार में तो परिवर्तन नहीं होगा लेकिन खनिज का रूप, खनिज जो है वो बदल जाएगा। तो इनक्रस्टेशन होना यानी पपड़ी का जमना, एक खनिज के ऊपर यदि दूसरे खनिज की लेयर जम जाए तो उसको आप सूडोमॉर्फिज्म या कूट रूपता कह सकते हैं। दूसरा है इनफिल्ट्रेशन, किसी खनिज की पूर्व निर्मित गुहिका में नए खनिजों के घोल का अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन के फलस्वरूप दूसरे खनिज का बनना। आप जानते हैं कि जब भी कोई खनिज बनता है तो ओपनिंग्स में बनता है, खुले जगहों में बनता है। तो उन ओपनिंग्स में यदि फिल्ट्रेशन हो जाए किसी दूसरे खनिज का तो उसी ओपनिंग या वो जो गुहिका है, वो जो ओपन स्पेस है, उसी की आकृति और आकार का
एक नया खनिज वहाँ इनफिल्ट्रेशन के कारण बन जाएगा। तो एक ये प्रोसेस भी हो सकता है इनफिल्ट्रेशन। उसी तरह से है रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन। रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन के लिए आप कह सकते हैं कि पूर्व निर्मित खनिजों के अणुओं का नए खनिजों के अणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होना, जिससे कि कूट रूपी खनिज का निर्माण होगा। और यह प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से होती है और पूर्ण रूप से खनिजों के विस्थापित होने से के पूर्व ही इनका निक्षेपण होने लगता है। यानी रिप्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन, यानी एक खनिज, मान लीजिए कि खनिज किसी पूर्व निर्मित खनिजों के ऊपर नया आने वाला जो सॉल्वेंट है, जो घोल है, वो उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है और वॉल्यूम पर वॉल्यूम, आयतन प्रति आयतन, जितना आयतन उस पूर्व निर्मित खनिज का नया बनने वाला खनिज हटाएगा, उतनी ही जगह उतना ही आयतन घेर लेगा नया खनिज। तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम यदि डिपोजिशन होता है, निक्षेपण होता है, उसको हम प्रतिस्थापन कहते हैं कि जितनी मात्रा में, जिस आकार में पूर्व निर्मित खनिज को हटाया, उसी अनुपात में, उसी आकार में, उसी आयतन में जो नया खनिज जमा है, बना है, तो आप उसको प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो आकृति और आकार में तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन खनिज बदल जाएगा, दूसरा खनिज हो जाएगा। उसी तरह से आपका चौथा जो सुडोमॉर्फिज्म का जो कारण है वो अल्टरेशन या परिवर्तन हो सकता है। तो इसके लिए आप अल्टरेशन के लिए आप या परिवर्तन के लिए आप कह सकते हैं कि इस प्रोसेस में पूर्व खनिजों के रासायनिक संगठन में क्रमशः परिवर्तन होकर नया खनिज बनता है। जैसे ओलिवीन खनिज जो है वो सर्पेंटाइन खनिज में बदल जाता है। यानी पूरी तरह से जो रासायनिक संरचना है किसी भी खनिज का, वो चेंज हो जाए, बदल जाए, तो उसको आप अल्टरेशन या परिवर्तन कहते हैं। जैसे ओलिवीन खनिज का सर्पेंटाइन खनिज में चेंज होना, ये एक अल्टरेशन का अच्छा एग्जांपल है। तो इस प्रकार आप सुडोमॉर्फिज्म के लिए आप इन चार बातों को आप कह सकते हैं कि बिना आकृति और आकार बदले यदि खनिज दूसरे खनिज में बदल जाए, या तो इंक्रस्टेशन के द्वारा, या इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा, या रिप्लेसमेंट के द्वारा, या अल्टरेशन के द्वारा, तो वो खनिज सुडोमॉर्फिज्म या कूट-रूपता वाला खनिज कहलाते हैं। तो ये आपका इसमें भी आपका एक शॉर्ट नोट ही आता है, छोटा क्वेश्चन बनता है ये सुडोमॉर्फिज्म, 3-4 नंबर का एक शॉर्ट नोट में आप ये पूछा जा सकता है। तो आपका आज जो सेक्शन बी है वो समाप्त हुआ। अब हम एक नए सेक्शन की तरफ चलेंगे। अभी तो हम जैसे सेकंड पेपर चल रहा था, ये सेकंड पेपर का बी सेक्शन, अब हो सकता है हम फर्स्ट पेपर को ले लें, एक वीक फर्स्ट पेपर है, एक वीक सेकंड पेपर, इस हिसाब से भी चल सकते हैं, या सेकंड पेपर का ही दूसरा सेक्शन है उसको भी हम आगे लेके चल सकते हैं। तो आगे की क्लास में मिलेंगे। थैंक्स।